हिस्ट्री क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। इससे पूर्व के भाग में हमने इतिहास के अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। उम्मीद है कि आप निश्चय ही इतिहास के अर्थ और परिभाषा को समझ गए होंगे। इस भाग में हम चर्चा करेंगे इतिहास लेखन की अवधारणा के बारे में। इसे हम इतिहास लिखने की विचारधारा भी कह सकते हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत हम इतिहास लेखन की विभिन्न विचारधाराओं पर बात करेंगे। अर्थात इस शीर्षक को आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि इतिहास में हम जिस घटना को पढ़ रहे हैं, उस घटना को लिखने वाला इतिहासकार किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होता है और उसका लेखन भी उसी विचारधारा से प्रभावित होता है। इतिहास में स्थान, काल और घटना का विशेष महत्व रहता है। भौगोलिक पर्यावरण में इतिहास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक विशेष भौगोलिक स्थिति में काल अर्थात समय का अपना महत्व होता है और घटनाएं इतिहास के क्रम को प्रभावित करती हैं। काल निर्धारण इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। इतिहास लेखकों ने मानव सभ्यता के इतिहास को हिमयुग, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में बांटा है। इतिहास लेखन की अवधारणा या विचारधारा काल, समय एवं विचार आदि के रूप में समय समय पर बदलती रहती है। अतः हमारे लिए यह समझना आवश्यक हो जाता है कि जिस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं वह किस विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा गया है, क्योंकि अध्ययन का हमारे व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इतिहास लेखन की विभिन्न विचारधाराओं को समझना आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज हम उन विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे जिन्होंने इतिहास लेखन को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। इसमें सबसे पहले धारणा है विषय परख। विषय विशेष या व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर लिखे गए इतिहास को विषय परक इतिहास कहा जाता है। मानव की आवश्यकताओं के अनुसार ऐतिहासिक उपकरणों का आविष्कार हुआ तथा उन्हीं के आधार पर काल का निर्धारण किया गया। मानव की भौतिक आवश्यकताओं से मानव सभ्यता का जन्म और विकास हुआ। प्रारंभिक काल से लेकर आज तक मानव की भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार ही इतिहास क्रम चलता आ रहा है। समय के साथ घटनाएं घट रही हैं और उन घटनाओं ने ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किया है। इसलिए समय के साथ व्यक्ति भी इतिहास का महत्वपूर्ण अंग बन गया। सभ्यता के इतिहास क्रम में समय समय पर एक व्यक्ति विशेष उभर कर सामने आता रहा है और वह अपने कार्यों और उपलब्धियों के द्वारा इतिहास को नई दिशा देता रहा है। नए नए साम्राज्यों का निर्माण होता है और इतिहास का लेखन उसी व्यक्ति विशेष के चारों ओर सिमट कर रह गया। इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया कि इतिहास एक व्यक्ति का न होकर पूरे समाज का होता है। और विषय परक इतिहास लेखन का हमारी दृष्टि में यही एक दोष है, क्योंकि इस लेखन में व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया जाता है और ऐसी अवस्था में समाज की अनदेखी होती है। उदाहरण रूप में आपको समझना होगा कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं किया या अन्य जितने भी स्मारक हैं वे उस समय के शासकों द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि हजारों मेहनतकश कारीगरों और मजदूरों ने इन ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण किया था। ऐसी स्थिति में इतिहास के द्वारा उन शोषित दलितों और मेहनतकश मजदूरों की उपेक्षा की गई, जिन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता से इन निर्माण कार्यों को संपादित किया। उनको श्रेय देने के बजाय एक व्यक्ति विशेष को ही इन स्मारकों के निर्माण का श्रेय दे दिया गया, जिसका इतिहास को कोई अधिकार नहीं है। किंतु फिर भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि इतिहासकारों ने अपनी घिसी पिटी अवधारणा के अनुरूप इन मेहनतकश और मजदूरी करने वालों की निरंतर उपेक्षा की है। लेकिन यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि अब यह अवधारणा परिवर्तित हो रही है और जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि स्वतंत्र इतिहास लेखन का आरंभ हो गया है, तो इस प्रकार का इतिहास लेखन इन दबे कुचले वर्ग का मसीहा बनकर प्रकट हुआ है। उसने वर्ग संघर्ष और इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके इतिहास को एक नया आयाम दिया है और इतिहास की नव अवधारणा प्रस्तुत हुई है। इतिहास लेखन की दूसरी अवधारणा है देश धर्म परक अवधारणा।
अर्थात धर्म की मान्यताओं के आधार पर इतिहास लिखने की परंपरा को धर्मपरक अवधारणा कहा गया। इतिहास लेखन की धर्मपरक अवधारणाएं भिन्न भिन्न रूपों में मिलती हैं। भारत में प्रचलित हिंदू धर्म में इतिहास लेखन की अवधारणा अन्य देशों से भिन्न है। प्रारंभ में इतिहास की अवधारणा को मात्र पश्चिम के विद्वानों से संबद्ध किया गया था। उनकी दृष्टि में भारतीयों की इतिहास संबंधी अपनी अवधारणा नहीं थी। लॉर्ड्स डिंसी ने कहा था कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे। डिंसी का समर्थन हीरानंद शास्त्री ने भी किया है, परंतु गोविंद चंद पांडे ने गिरजा प्रसाद मिश्र के लेख प्राचीन भारतीय इतिहास दर्शन तथा लेखन के संपादकीय में लिखा है कि वास्तविकता में कर्मवाद और मायावाद में विश्वास होने पर भी भारतीयों ने एक गौरवपूर्ण इतिहास का निर्माण किया तथा भारत के इतिहास के अज्ञानी व्यक्ति ही उनकी महती उपलब्धियों से अपरिचित होंगे। गोविंद चंद जी की इन बातों से हम भी सहमत हैं, किंतु इस बारे में बात यह भी सही है कि इतिहास जिस रूप में आज परिभाषित किया जाता है उसके अनुसार भारत में इतिहास सुरक्षित नहीं रखा गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको आप इतिहास के दृष्टिकोण से समझिए। इतिहास की दृष्टि से अतीत दो प्रकार का होता है, एक मृत अतीत जिसमें घटनाएं व व्यक्ति आदि होते हैं, एवं दूसरा जीवंत अतीत जिसमें परंपराएं होती हैं, जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक संप्रेषण होता रहता है, जिसे हम मौखिक परंपरा भी कहते हैं। परंपराओं से अर्थ है कि समाज में रहते हुए हम जिस संस्कृति या सभ्यता का निर्वहन करते हैं वही हमारी परंपरा होती है। हमारे देश में परंपराओं की सुरक्षा का प्रयास ऐतिहासिक यादगार के रूप में नहीं किया जाता रहा, अपितु इसमें सभी क्रियात्मक सहभागिता का ही प्रचलन होता रहा। अर्थात परंपराओं को मात्र निर्वहन करने तक ही सीमित रखा गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारा प्राचीन ज्ञान और विज्ञान तथा आयुर्वेद सुरक्षित नहीं रह सका। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक औषधियों, मंत्रों और आध्यात्मिक क्रियाओं का प्रयोग जनहित में होता था। साथ ही विभिन्न प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का संधान किया जाता था, परंतु ये परंपराएं मात्र मौखिक रूप में प्रयोग होती थी और एक समय अंतराल के बाद विलुप्त होती रही। इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों को जितना व्यावहारिक ज्ञान था उतना हमें नहीं है, क्योंकि संभवतः सभी परंपराओं को हम मौखिक रूप से आत्मसात नहीं कर सके। यदि ये परंपराएं दस्तावेज के रूप में हमारे पास उपलब्ध होती तो आवश्यकता पड़ने पर हम उनका प्रयोग कर सकते थे। भारत में इतिहास एक निरंतर चलने वाला युग चक्र माना गया है, जिसके प्रत्येक चक्र 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में विभक्त है। भारतीय इतिहास विचार दर्शन के अनुसार यह युग चक्र लगातार चलता रहता है, किंतु जब धर्म की उपेक्षा तथा मानव जीवन का कष्ट पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो उस समय ईश्वर का अवतार होता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब साधु पुरुषों की रक्षा एवं उद्धार के लिए तथा दुष्कर्म करने वालों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। अर्थात हम समझ सकते हैं कि अवतारवाद ही भारतीय इतिहास लेखन की अवधारणा है। इतिहास लेखन संबंधी पारसी अर्थात ईरानी अवधारणा भी धर्म पर आधारित है। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र इतिहास को सद और असद अर्थात सत्य और असत्य के बीच के निरंतर संघर्ष को मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सद का लक्ष्य इतिहास माना गया है। यहूदी अवधारणा में सार्वभौमिक प्रगति का चरम लक्ष्य है। इतिहास के संबंध में इस्लाम की अवधारणा भी धर्म से प्रेरित है, परंतु इस्लाम धर्म में इतिहास के प्रति चेतना का उदय 8वीं सदी में हुआ। इसके बाद ईरान में अब्बासी वंश ने
इस्लाम में इतिहास की अवधारणा को नए रूप में प्रस्तुत किया। इतिहास लेखन की तीसरी अवधारणा है युग चक्रवादी अवधारणा, अर्थात यूनानी इतिहास लेखन में युग चक्रवादी अवधारणा को महत्व दिया गया है। इस सिद्धांत में स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग और लोह युग की कल्पना की गई है। यूनानी रोमन अवधारणा में दो तत्व मुख्य रूप से विचारणीय हैं। पहला यह कि मानव समाज निरंतर पतनशील है, इसका अंत प्राय निश्चित है। एवं दूसरा यह कि मानव इतिहास अकुशलता से कुशलता की ओर अग्रसर रहा है। यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा में हेसियड का युग चक्र सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारत के अवतारवाद सिद्धांत और यूनान रोमन के युग चक्र सिद्धांत के अनुसार सारे ब्रह्मांड की चक्रात्मक प्रक्रिया चलती है। इतिहास लेखन की चौथी अवधारणा है विचारपरक अवधारणा। स्वतंत्र वैचारिक अभिव्यक्ति के साथ लिखे गए इतिहास को विचारपरक अवधारणा से प्रेरित कहा जा सकता है, अर्थात घटनाओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करना ही विचारपरक अवधारणा का मूल उद्देश्य होता है। समय समय पर इतिहास लेखन के प्रति भिन्न भिन्न अवधारणाएं जन्म लेती रही हैं। विचारों की स्वतंत्रता से इस अवधारणा को बल मिला। विचारों के अनुरूप इतिहास के प्रति अवधारणा को समझने में सहायता मिली। इतिहास लेखन के संबंध में विचारों का लंबा क्रम देखने को मिलता है। भारत के विद्वान और मनीषी ईश्वर, प्रकृति, धर्म, कर्म, मोक्ष आदि के बारे में शुरू से ही निष्ठावान थे। ऐसी स्थिति में इनकी इतिहास परक अवधारणा में इन विषयों या इन विश्वासों का होना स्वाभाविक था। हेसियड ने धातु चक्र की विवेचना करते हुए भावी पीढ़ी के लिए इतिहास को सुरक्षित रखना माना है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस की इतिहास संबंधी अवधारणा मानवतावादी थी, अर्थात उनका विचार था कि मानव के कार्य एवं व्यापार भाग्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। भाग्य के नियंत्रण से देवता भी नहीं बच सकते। हेरोडोटस के इस मत से स्पष्ट होता है कि वे इतिहास की गति को ईश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित मानते हैं। थ्यूसिडाइडस के इतिहास के बारे में अपने अलग विचार थे। उन्होंने मनोवैज्ञानिक इतिहास को जन्म दिया, अर्थात थ्यूसिडाइडस का मत था कि इतिहास आशावाद और भाग्यवाद पर नहीं बल्कि मानव की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ इस बात को सत्य भी माना जा सकता है क्योंकि इतिहास की अधिकांश घटनाओं के लिए मानव ही उत्तरदायी होता है। रोमन विचारक पॉलिबियस ने इतिहास के सार्वभौमिक स्वरूप पर बल दिया, अर्थात उनका मानना था कि इतिहास यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। दूसरे शब्दों में कहें तो पॉलिबियस का मत था कि समस्त सृष्टि में घटित होने वाली घटनाएं इतिहास को प्रभावित करती हैं। क्लाइड मोंटेफिओर की धारणा है कि इतिहास का उद्देश्य मानव कल्याण में ज्ञानार्जन की भावना होना चाहिए। क्लाइड की बातों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इतिहास में उन सभी घटनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जिसमें समाज किसी न किसी रूप से प्रभावित होता हो और इन घटनाओं से समाज को शिक्षा प्राप्त होती हो। इब्न खालदून ने इतिहास को मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, संघर्षों तथा विद्रोहों के परिणाम के रूप में मान्यता दी है, अर्थात इब्न खालदून भी क्लाइड के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। इतिहास दर्शन के जनक वाल्टेयर के अनुसार इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक होना चाहिए। वाल्टेयर का मानना है कि इतिहास का लेखन तथ्यपरक और तथ्यों की परख के आधार पर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वाल्टेयर का मानना है कि इतिहास में उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो वैज्ञानिक आधार पर सत्य सिद्ध हो चुके हों। लेibniz का विचार है कि इतिहास में यथार्थ लेखन पर बल देना चाहिए। लेibniz भी वाल्टेयर के इतिहास लेखन के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कांट की दृष्टि में इतिहास सार्वजनिक
तथा विश्वजनीन प्रक्रिया है। अर्थात कांट भी मानते हैं कि इतिहास में समस्त समाज और सृष्टि में घटित होने वाली समस्त घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी मूल प्रवृत्ति बौद्धिकता और नैतिकता का विकास है। हर्डर के अनुसार मानव इतिहास और प्रकृति दोनों कालमय और गतिशील तथा जीवित हैं। हर्डर के मत को आप इस रूप में भी समझ लीजिए कि मानव के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं या मानव का जीवन और प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए प्रत्येक काल में अलग अलग घटनाएं घटित होना स्वाभाविक है। साथ ही उनका मानना है कि इतिहास में विभिन्नता का कारण भौगोलिक परिस्थिति का भिन्न होना भी है, क्योंकि एक ही प्रकार की घटना का स्वरूप या घटना के कारक भौगोलिक परिवर्तन के कारण एक ही समय पर भिन्न भिन्न रूपों में परिलक्षित हो सकते हैं, और इतिहास लेखक को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो एक काल की घटना को दूसरे काल में जोड़ने जैसी अशुद्धियों की संभावना रहती है। इतिहास की वैचारिक अवधारणा में कार्ल मार्क्स का विचार एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी ऐतिहासिक विचारधारा आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार आर्थिक है। उनका विचार था कि क्या मनुष्य का प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान और उद्योगों से संबंध विच्छेद कर इतिहास का एक शब्द भी समझा जा सकता है? क्या किसी युग के उद्योग, औद्योगिक संसाधन के ज्ञान के अभाव में अतीत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? इतिहास की इस मूल आर्थिक सोच में ऐतिहासिक विकास का सार निहित है। इस प्रकार मार्क्स की इतिहास परक अवधारणा उनके आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्थाएं हैं दास प्रथा, सामंतशाही और पूंजीवाद। मार्क्स ने इन्हीं को ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी कहा है। इतिहास लेखन के संबंध में रॉके के विचार धार्मिक एवं रूहानी हैं। उनके अनुसार देवी शक्तियों का आभास विचारों में होता है और विचारों की अंतःक्रिया में इतिहास का रहस्य छुपा है। अर्थात उनका मानना है कि किसी भी घटना के घटित होने के पीछे कोई कारण छिपा होता है, अतः उस कारक का उल्लेख भी इतिहास में किया जाना चाहिए। रॉके का उद्देश्य इतिहास को तथ्यों की यथार्थ स्थिति के आधार पर प्रस्तुत करना है। उन्होंने मौलिक तथ्यों के आधार पर इतिहास की भ्रांतियों को दूर किया था। उन्होंने वस्तुनिष्ठता के आधार पर इतिहास को विज्ञान माना है। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों में वे एक वैज्ञानिक इतिहासकार तथा आधुनिक इतिहास का उन्हें जनक कहा जाता है। 20वीं सदी में H.G. वेल्स ने मानव कल्याण, मानव प्रगति और विश्व बंधुत्व को इतिहास रचना में विशेष महत्व दिया है। वेल्स आशावादी विचारों में से थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में विज्ञान, सत्कर्म, मानव सेवा के रूप में इन तत्वों को विशेष महत्व दिया है। अर्नाल्ड जे टाइनबी पर वेल्स कालीन विचारों का काफी प्रभाव था। टाइनबी की इतिहास संबंधी अवधारणा भी सार्वभौमिक इतिहास और विश्व बंधुत्व पर आधारित है। वेल्स और टाइनबी की विचारधाराओं में राज्य तथा समुदाय का नहीं अपितु समाज को महत्व दिया गया है। उनके अनुसार इतिहास का लेखन चुनौती और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर होना चाहिए, क्योंकि चुनौती से समस्या की उत्पत्ति होती है और प्रतिक्रिया से समाधान होता है। आशा है कि आप इन सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे और आगे से जब भी आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इन अवधारणाओं से आपका परिचय अवश्य होगा। आप पाएंगे कि इनमें से किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर लिखे गए इतिहास को आप पढ़ रहे हैं। परंतु यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इतिहास लेखन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव आश्रय में, अर्थात किसी राजा या शक्ति संपन्न व्यक्ति के सानिध्य में लिखे गए इतिहास लेखन का पड़ा। इस प्रकार के इतिहास लेखन में उपरोक्त में से किसी भी अवधारणा को आधार मानकर लेखन नहीं किया गया। इस प्रकार के लेखन में
उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया जो प्रशासक को अच्छी लगी। उन समस्त घटनाओं से पाठकों को अनभिज्ञ रखा गया, जिससे समाज विशेष रूप से प्रभावित हुआ। जैसे प्रजा के कष्टों का कोई वर्णन नहीं किया गया। शासक के हर कार्य को प्रजा की सहमति का चोला पहनाने का प्रयास किया गया, जबकि वास्तविक रूप से इन विषयों पर प्रजा का क्या मत था, इस विषय में कोई वर्णन नहीं किया गया है, जो निश्चय ही शोध का विषय है। धन्यवाद।